बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, खुशामदीद। 24/9 में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमन हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूज़र मुअज़्ज़म। आप सबको गुड मॉर्निंग, सिमन को गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं दिन आपका खैर से गुजरे। और इसके साथ साथ ये गवर्नमेंट को जहाँ पर बहुत से चैलेंजेस का सामना है, बहुत से काम गवर्नमेंट ने सर अंजाम देने होते हैं, एक और काम की तैयारी कर ली है जो कि शायद सोशल मीडिया सार्फिन को पसंद नहीं आएगी। वो ये है कि 2021 के हवाले से रूल्स नए आने वाले हैं और ये कहा जा रहा है कि जो भी सोशल मीडिया की कंपनीज़ हैं वो पाकिस्तान में 6 महीने के अंदर अंदर अपने दफातर बना लें, नहीं तो उनको भारी जुर्माना करना पड़ेगा। अच्छा, ये तो काफ़ी अरसे से ही चल रहा था और गवर्नमेंट जो है वो बहुत अरसे से सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। ट्रोल्स भी होते हैं, वो कुछ हुकूमत की हमायत में होते हैं, कुछ हुकूमत मुखालिफ होते हैं। और इस पर एक बिल आपको याद होगा फीमेल जर्नलिस्ट भी लेकर आए थे कि इनको कंट्रोल करें, क्योंकि जिस तरह से हरास किया जाता है खवातीन को और ख़ास तौर पर एक्टिविस्ट और सेलिब्रिटीज़ या जर्नलिस्ट को, उसको भी कंट्रोल किया जाए। लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं सका है उसमें। हम मैक्सिमम यही कर सकते हैं कि कमेंट सेक्शन ऑफ कर दें ताकि हमें अब्यूजिव लैंग्वेज ना सुनने को मिले। अब जो गवर्नमेंट करने जा रही है कि 6 महीने के अंदर अंदर तमाम सोशल मीडिया जो है वो अपने ऑफिसेज यहाँ पर खोले, तो मैं आपको अभी बता देती हूँ कि ऐसा होने नहीं वाला है, क्योंकि बहुत दफा इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी किया गया, बहुत दफा उन ऑफिसेज ने अपनी रिजर्वेशंस शो की हैं जो गवर्नमेंट दूर नहीं कर पाई। लेकिन इस पर अब करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि ये मामला जो है बिगड़ता भी जा रहा है और ऑब्वियसली सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल भी होता है बहुत से ममालिक में, उसकी वजह से बहुत से कैंपेन्स प्रोपेगेंडा भी हो रहा है इस पर। और बहुत से ममालिक में अगर ऑफिस हैं बड़ी बड़ी सोशल मीडिया कंपनीज की, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकते। और ये भी कहा जा रहा है इसमें कि एक कंप्लायंस और एक ग्रीवेंस ऑफिसर जो है वो भी तैनात किया जाए, जो कि हमारे यहाँ पर इश्यूज हैं ग्रीवेंसेज और कंप्लायंस, वो तमाम मामला हल करे। और अगर ये ऑफिसर यहाँ पर मौजूद नहीं होंगे तो फिर ऑब्वियसली इश्यूज होंगे, और फिर जो हम ईमेल्स करते हैं उनके जवाब नहीं आते हैं, हम अगर कोई कंप्लेन करते हैं उनके जवाब नहीं आते, तो फिर हमारे पास जवाब देने के लिए कोई शख्स मौजूद है। ऑफिस यहाँ पर होना जरूर चाहिए। जितनी बड़ी तादाद में सोशल मीडिया सार्फिन यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत सी कंप्लेन्स होती हैं, मुझ जैसे लोग भी होते हैं जिनका फेसबुक अकाउंट 6 दिन से बंद हो और आपको समझ नहीं आ रही है कि आपने क्या करना है। ऑफिस यहाँ पर होता तो आप उसको कंप्लेन करके जवाब देने के लिए कोई मौजूद। लेकिन गवर्नमेंट जब तक उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म, अपॉर्चुनिटीज और उनकी रिजर्वेशंस दूर नहीं करेगी, तब तक वो ऑफिसेज इंटरेस्टेड नहीं होंगे यहाँ खोलने में। और इस चीज को गवर्नमेंट को मेक श्योर करना पड़ेगा। हाँ, हरासमेंट बहुत कम होगी, फेक न्यूज का खात्मा होगा, और जो एक इन्फ्लुएंशियल प्रोपेगेंडा शुरू किया जाता है, जैसे आपने कहा, और इजराइल और फलस्तीन के टाइम पे तो हमने एक्चुअली उसको विटनेस भी किया। फिर भारत की तरफ से जैसे टॉप ट्रेंड्स चलाए जाते हैं, जिसका जिक्र फवाद चौधरी ने किया था, इन तमाम चीजों को रोकने में ये मदद जरूर फराहम करेगा, लेकिन कुछ अपने एंड से भी करना। बिल्कुल, अपने एंड से जो हम कर सकते हैं, अभी तो मेरा ख्याल है ये स्टार्ट कर लिया है कि यहाँ पर एक कानून बनाया जाए और फिर उनको पाबंद किया जाए कि वो इस कानून को फॉलो करें, नहीं तो फिर जुर्माना फेस करें या फिर अपने यहाँ पर सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उनको बंद कर दें। लेकिन इसके साथ साथ हमने और भी बहुत सी चीजें हैं जो कि एक्चुअली हो भी रही हैं, वो तो आइंदा आने वाले दिनों की बात है कि ऑर्डिनेंस बनता है या नहीं। लेकिन जो इस वक्त हो रहा है वो ये है कि नैब के हवाले से कल जब मरीम साहिबा गई अदालत के बाहर, तो वहाँ पर उन्होंने खासी एक ऐसी बात भी की जो कि शायद PTI के फॉलोअर्स को पसंद नहीं आई और बहुत से लोगों को भी उन्होंने कहा कि तनकीद की है। लेकिन ओवरऑल ये है कि मरीम नवाज साहब का जो एग्रेशन था वो खासा ज़्यादा नजर आया। बिल्कुल, एग्रेशन खासा ज़्यादा नजर आया और फिर उसका रिएक्शन भी खासा तगड़ा था। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, हम इस पर भी बात करेंगे और भी बहुत कुछ है जो आपको बताना है। चलते हैं आज के प्रोग्राम की तरफ। मरीम नवाज के वजीर आजम पर संगीन इल्जामात। वज़ीर आला बलूचिस्तान के इस्तीफे की अफवाहें, जाम कमाल की तरदीद। डेंगू के वार रुकने को नहीं तैयार। उमर सलीम घोड़ों पर तीर अंदाजी करने वाले पहले पाकिस्तानी। बेनाई का आलमी दिन, नाबीना अफराद सड़कों पर। नेशनल T20 कप खैबर पख्तूनख्वा के नाम। ब्रेस्ट कैंसर से आगाही क्यों अहम। जी, वेलकम बैक। और ये था आज का प्रोग्राम और आज हम बात करेंगे जो कल बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की मरीम नवाज ने मीडिया से गुफ्तगू की और उसके बाद जवाबन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आई और क्लियरली इल्जामात लगाए हैं मरीम नवाज ने हुकूमत पर और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान पर। और जादू टूने, न्यूमरोलॉजी, तोताफाल, जंतर मंतर, पता नहीं ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए। इस पर हम बात करेंगे। सीनियर एनालिस्ट सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग सलीम साहब। गुड मॉर्निंग सर। सलीम बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। जैसे कि सीमल ने बताया कि ये मरीम नवाज साहिबा की जो बात थी, अब ऑब्वियसली वो सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़ेर बहस है और आप तो सोशल मीडिया और डिजिटल कंटेंट के हेड हैं 24 न्यूज़ के,
तो आपने क्या देखा है कि जो ये पहले तो इस बात पर कमेंट कीजिएगा कि मरीम नवाज साहबा ने जो कल ये बात की है, और उसके बाद जो फिर उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं या उसकी वजह से जो रिस्पॉन्स आ रहा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस तरह की गुफ्तगू का आगाज पाकिस्तान की सियासत में अब हो चुका है, मेरे ख्याल से इससे वापसी तो अब मुमकिन नहीं है, लेकिन इसको किसी हद तक कर्टेल करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन वो यकतरफा नहीं हो सकती। ये नहीं हो सकता कि हुकूमत के मुशीरों वजीरों की फौज जो है वो जो मर्जी कहे अपोजिशन को नाम ले लेके चोर कह के मुखातब करे उनसे, और फिर ये तवक्को रखे कि अपोजिशन जो है आगे से बिहेव करेगी। ये कहीं नहीं होता दुनिया में। तो एक तो इसको अगर खत्म करना है तो दोनों ही तरफेन जो है उनको किसी न किसी इखलाकी कुव्वत का मुजाहरा करना पड़ेगा, उस ख्वाहिश का मुजाहरा करना पड़ेगा कि इसको रोकना चाहिए। चूंकि हुकूमत के जो मशीर हैं या जो तर्जुमान हैं, खास तौर पे उनका नाम लेने के भी जिक्र किया जा सकता है, वो जिस किस्म की वोकैबुलरी इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह की ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की है अपने अपोजिशन के अरकान के खिलाफ, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप हो, चाहे पीपल्स पार्टी की लीडरशिप हो, हत्ता के मौलाना फजल रहमान के बारे में भी जो गुफ्तगू हम सुनते रहते हैं, उसके जवाब के तौर पर फिर जो कुछ भी मरियम ने कल कहा, रसूली तौर पर ये गुफ्तगू इस लेवल के ऊपर नहीं होनी चाहिए। खास तौर से जो अहम तकर्रियां होती हैं मुल्क की, उसके हवाले से ना ही तो हुकूमती अरकान जो है और एहलकार जो है उन्हें वो वतीरा इख्तियार करना चाहिए था, और न ही पाकिस्तान की यानी पाकिस्तान की अपोजिशन की तरफ से इस किस्म की जबान इस्तेमाल करनी चाहिए थी। ये बदकिस्मती की बात है, और मुझे इसका फौरी तौर पर तो कोई यानी हल नजर नहीं आता, ना मुझे यूं लगता है कि ये फौरी तौर पर यानी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप कंटेंट की बात करें तो मरियम नवाज का हदफ जो है वो यकीनी तौर पे इमरान खान साहब थे कई एतबार से, चाहे वो अहम तकर्रियों का मामला हो जिस तरीके से उसको हैंडल किया गया है, या जो उन्होंने चोर की गर्दान का आगाज खुद किया था 126 दिन के धरने में, उसके हवाले से गुफ्तगू हो तो मरियम का लहजा काफी सख्त था। मरियम के अल्फाज चुनाव जो है वो, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत केयरफुली किया गया, लेकिन यकीनी तौर पर वो एक्सटेम्पोर या यूं कहिए कि अचानक उनकी जबान से नहीं निकला, बल्कि वो कॉन्फ्रेंस करने जब खड़ी हुई। सलीम बुखारी साहब, ठीक है, आपने सही कहा कि सियासत में इस तरह की गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमने ओवर द 3 इयर्स ये देखा भी है, मुख्तलिफ जगहों पर ऐसी जराए से खबरें आती रही हैं, वो चाहे प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर का नाम देना हो, वो चाहे CM पंजाब का नाम देना हो, वो चाहे किसी तरह से भी, तो कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजी, कहीं ना कहीं हरूफ के ऊपर बात हुई, तो उन्होंने उसको भी बेस बनाकर इसमें जिक्र किया। और फिर इसके जवाब में जो हुकूमती अरकान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फरूख हबीब साहब, शहबाज गिल साहब, उसको आप कैसा देखते हैं? देखिए ना, मैं फिर नाम लेके बात करना नहीं चाहता था, लेकिन जिस तरीके से चुड़ैले कह के मुखातब किया गया, ट्विटर पर टॉप ट्रेंड चल रहा है सियासी चुड़ैल, वो भी कोई आसान तरीका करार नहीं दिया जा सकता। मेरे ख्याल से इमरान खान साहब के साथ जो कुछ भी हो रहा है अपोजिशन की तरफ से, उसका ज्यादातर जिम्मा जो है उनके उन वजीरों और मशीरों का है, और खास तौर से तर्जुमानों का है जिन्होंने इस किस्म की जबान का आगाज किया है। अगर आप वापस चले जाए तो आपको याद होगा कि कहीं कतरी शहजादों की तस्वीरें दूल्हा बने हुए नजर आ रही हैं। इस का आगाज जो है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं किया था, और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि PTI के इक़्तिदार में आने से लेके और अब तक जिस किस्म की वोकैबुलरी, जिस किस्म का लहजा, जिस किस्म की जबान, जिस किस्म के इशारे किनारे इस्तेमाल हुकूमती सतह पर होते रहे हैं, उसका फिर भी आखिर अपोजिशन ने मेरे ख्याल से फैसला किया है, उसी कॉइन में उनको पे किया जाएगा। तो ये जो कुछ हम देख रहे हैं ये किसी लिहाज से भी आसान नहीं है। बिल्कुल ठीक है, आपने किसी लिहाज से आसान नहीं है। तो बुखारी साहब, लेकिन एक बात मरीम नवाज साहबा ने जो इनडायरेक्टली की, वो बात बड़ी लोगों को पसंद आई। उन्होंने कहा कि अगर ये इन चीज़ों का इस्तेमाल, मतलब फाल का इस्तेमाल या जादू टोने का इस्तेमाल करना ही है तो महंगाई कम करने में कर लें, आटा चीनी चावल के रेट कम करने में कर लें, यहाँ पर क्यों नहीं आपके वो असरअंदाज होते। तो ये कहीं ना कहीं आवाम की भी जो है वो तर्जुमानी होगी, क्योंकि लोग बड़े परेशान हैं। देखिए, ये जो गुफ्तगू का मतमा नजर था वो तो बिल्कुल ठीक है कि अगर आपके पास कोई ऐसी कुव्वत है जिससे आप इतने अहम फैसले करने से में मदद देते हैं, तो उससे अवामुल नास के मसाइल भी हल कर दीजिए, जिनके मसाइल का हल करने के नारे, दावे और वादे करके आप हुकूमत में तशरीफ लाए थे, उसकी याद दहानी कराना मेरे ख्याल से यही काम होता है अपोजिशन का, कि वो हुकूमती पॉलिसियों पर, हुकूमत की नाकामियों पर, हुकूमत की नाअहली के ऊपर तनकीद करे। वरना वो किस काम की अपोजिशन है अगर वो खामोश होकर बैठ जाए। तो मैं समझता हूँ कि अपोजिशन की हद तक अपोजिशन करना जो है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर मैं वही कहूंगा कि वो जबान, वो लहजे
जो पाकिस्तान की सियासत की रवायत नहीं रहे हैं, उनको ना ईजाद करना चाहिए और ना ही इस्तेमाल करना चाहिए। और इस एतबार से मुझे कोई बात नहीं है कहने में कि हुकूमत के जो तर्जुमान और मशीर और वजीर हैं उनको अपना लहजा पहले दुरुस्त करना होगा, फिर ही वो तवक्को कर सकते हैं कि अपोजिशन की रवैया अपनाए। बिल्कुल, बैलेंस तभी आएगा जब हुकूमत की तरफ से थोड़ा एतदाल दिखाया जाएगा। और ये आपकी बात ठीक है, क्योंकि बाहरी जिम्मेदारी और ज्यादा जिम्मेदारी तो हुकूमत की ही होती है। अब हुकूमत की जो जिम्मेदारी होती है, जिसपे बुजुर्ग भी अभी बात कर रहे थे कि आवाम की तर्जुमानी उस एक सेंटेंस में कर दी कि आटा चीनी दालें सस्ती कर दें ताकि आम आदमी को रोटी मिल सके। अब सस्ती महंगाई नीचे आएगी, सस्ती करने की पॉलिसी है या नहीं? कल वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा IMF की तरफ से जल्द छठी किस्त मिलने वाली है। शराइत तो उसकी बड़ी खतरनाक है, लेकिन अभी भी वो उम्मीद दिला रहे हैं मईशत 5% से ज्यादा रफ्तार में जाएगी, फौरन कीमतें नहीं बढ़ाएंगे। कोई उम्मीद है आपको? देखिए, मुझे बहुत सी वजूहात की वजह से कोई उम्मीद नहीं है कि इस महंगाई पर काबू पाया जा सकता है या ये हुकूमत ऐसा करने में कामयाब होगी। आपको याद होगा इमरान खान साहब तशरीफ तो लाए थे कह के कि अगर मुझे IMF में जाना पड़ा तो मैं इससे बेहतर है कि खुदकुशी कर लूं। लिहाजा वो अपने न सिर्फ इस वादे से पीछे हटे बल्कि इस हद तक चले गए IMF के पास कि अब हमारी मईशत जो है वो हमारे काबू से बाहर है। बुखारी साहब, आपको वो स्टेटमेंट तो याद होगी जो खान साहब ने कहा कि 1 साल तक तो मुझे मईशत की समझ ही नहीं आई, मुझे पता ही नहीं लगा कि ये अदाद शुमार किस तरह से मैनेज किए जाते हैं। लेकिन मैं उस इमरान खान साहब को भी जानता हूँ जिन्होंने ये कहा था कि मेरे पास 200 माहिरीन की टीम है जो पाकिस्तान के हर शोबे का हर मसला में हल कर देगी। कहीं 90 दिन की बात हुई, कहीं 3 महीने की बात हुई, कहीं 6 महीने की बात हुई, फिर साल की बात हुई। अब 3 साल बीत गए हैं, कौम पूरी जो है इंतजार कर रही है उनके वादों की तकमील का। और जहां तक आम आदमी का ताल्लुक है, उसकी जो बर्बादी और तबाही हुई है उसका कोई हल मुझे इस हुकूमत के हाथ में तो नजर नहीं आता। इसलिए कि टैक्सों के नाम पर हो या चाहे पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के, डॉलर की कीमत बढ़ने के हवाले से हो, महंगाई का बोझ हर रोज नहीं, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ हर घंटों के एतबार से बढ़ रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में आप कैसे तवक्को रख सकते हैं कि ये इकोनॉमी जो है इसको ये हुकूमत काबू पा लेगी इसके ऊपर, या आम आदमी का कोई भला होने? लेकिन बुखारी साहब, हम तवक्को तो नहीं करते, लेकिन जो इशारे हैं जैसे कि GDP की बात हो रही है, IMF ने भी कहा कि जी आपकी बिल्कुल 3.9 है लास्ट ईयर जो आपने क्लेम की थी। बहुत से इदारे कह रहे थे ये गलत क्लेम है, लेकिन IMF ने उसके ऊपर स्टैम्प कर दिया। अब इसके अलावा आइंदा आने वाले दिनों में अगर ग्रोथ होती है 5 या फिर ओवरऑल जो सिचुएशन इस वक्त लग रही है कि मार्केट में फ्री फ्लोट है, डॉलर शायद इसलिए बढ़ रहा है, और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज, आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत 6 महीने या साल बाद अगर इस तरह ही चलते रहें तो बेहतरी हो सकती है? क्योंकि मजीद गवर्नेंस में तो ऑब्वियसली बेहतरी करनी पड़ेगी। देखिए, जो हवाला मैंने आपको दिया कि आम आदमी की जिंदगी जो है वो आसान है या मुश्किल है, वो इशारियों से तय नहीं होती है। हुकूमत की पॉलिसियां जो मर्जी हो, दावे जो मर्जी हो, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो मर्जी कह रहे हो, पाकिस्तान के आम आदमी ने हुकूमत को जज करना है कि दालें कितनी सस्ती हुई है, आटा कितना सस्ता है, चीनी कितनी सस्ती है। इस एतबार से सूरत हाल तो बहुत खौफनाक हदों को छू रही है। यानी तमाम तर दामों, तमाम तर कोशिशों के बावजूद आज भी चीनी 100 से लेके 110 रुपए फरोख्त हो रही है, जिसकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है खुद हुकूमत ने कोर्टों के जरिए तय की है कि 55 रुपए की पड़ती है घर। तो मुझे बताइए, जब ये इतना लूज कंट्रोल होगा हुकूमत का अशियाए खुर्दनोश पर जो रोजाना की जिंदगी की जरूरियात है, तो फिर कैसे आप तवक्को कर रहे हैं कि ये मसला जो है वो हल कर पाएगी? हर रोज हमें जहांगीर तरीन साहब वो 4 वज़ीर खारजा, वज़ीर खजाना हम इस्तेमाल कर चुके हैं, बेबना PR के चेयरमैन हमने तब्दील कर दिए, हमने स्टेट बैंक के गवर्नर भी तब्दील कर दिए, लेकिन बात कहीं इमरान खान काबू में आती दिखाई नहीं देती। बिल्कुल सही, वो काबू में नहीं आ रही है जी। महंगाई की रेशो कम नहीं हो रही है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट की रेट भी काम होती हुई नजर नहीं आ रही। अब जो मिडिल मैन और माफिया का जिक्र किया जाता है, दैट इज एक्चुअली ट्रू ऑन ग्राउंड कि मिडिल मैन जो है वो ग्राम फरोशी ऐसे करता है जो गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रही है। लेकिन गवर्नमेंट के अपने इशूज भी चल रहे हैं और उसके ऊपर भी खासी बहस हो रही है, खासी बात हो रही है। गवर्नमेंट जो फवाद चौधरी साहब ने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और बाकायदा उन्होंने अनाउंस कर दिया कि जी मुशावरत अब मुकम्मल हो गई है और वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान और नए DG ISI के लिए अभी कुछ दिन में जो है वो नाम सामने आ जाएगा और साइन भी हो जाएगा। तो बुखारी साहब, ऐसा नहीं लग रहा कि गवर्नमेंट अपने ही मसाइल में इतना घिरी हुई है कि आवाम की तर्जुमानी या आवाम की नुमाइंदगी नहीं कर पा रही है? जब हुकूमत के वो मामलाजात जो 4 दीवारी में बैठ के तय हो जाने चाहिए और जिनको पब्लिक की डिबेट का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, वो चौकों में और गलियों में डिस्कस होने शुरू हो जाए, और जब
पर हुकूमत के अपने गुजरा गैर जिम्मेदाराना बयानात दें और गैर जिम्मेदाराना तौर पर उसको नशर करें, तो फिर ये मामला जात जो है गंभीर हो जाते हैं। हमने आज तक, मैंने अपने पूरे 50 साल से ज्यादा लंबे कैरियर में कभी ये नहीं सुना कि DGISI की पोस्टिंग जो है वो उसके बारे में इस की बयानबाजी हुकूमती हलकों की तरफ से होगी। मैं ईमानदारी से ये समझता हूँ कि इस मामले को जिस हद तक बढ़ावा दिया गया है, ये न मुल्क कौम की कोई खिदमत है, न ये खुद अपनी पार्टी की कोई खिदमत है, और जिस तरह से ये तासुर देने की कोशिश की गई और या जिस तरह से इसे आर्मी चीफ और वजीर आजम के माबैन एक किस्म का दंगल करार देने की कोशिश की गई, ये पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जिसके बारे में सही आपने कहा बुखारी साहब, इसमें कोई शक नहीं है और आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि ये मामला ऐसे हैं, इसको इस तरह से डिस्कस नहीं करना चाहिए था। एनीवेज, एक और मामला जिस पर गवर्नमेंट को इस टाइम बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है फेडरल गवर्नमेंट में, बलोचिस्तान से जो इशू आ रहा है और उसमें तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जाम कमाल साहब खास से इस वक्त लग रहा है कि उनकी पोजीशन उस तरह से मजबूत नहीं है, क्योंकि नाराज अरकान की तादाद बढ़ती चली जा रही है। अब तो अदम एतमाद की तहरीक भी आने वाली जल्द, तो इस पर आप क्या कहेंगे? बचा पाएंगे? मुशावरत तो कर रहे हैं, कोशिशें वो कर रहे हैं। देखिए, जहां तक हुकूमती कोशिशों का ताल्लुक है, वो तो इतनी ज्यादा अब तक हो चुकी हैं और बात वहीं की वहीं खड़ी है, बल्कि और ज्यादा बिगड़ गई है। देखिए, जो चीजें गैर रवायती तौर पर जन्म लेती हैं उनका अंजाम कभी भी ठीक नहीं होता। आप रिकॉल कीजिए, एक बाप जो है, जो पाकिस्तान बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, बनी कैसे थी? अगर आपको वो रिकॉल कर सकते हैं आप, मेरे ख्याल से अवाम उन्नास को तो अच्छी तरह से याद है कि जिस तरह ये तश्कील पाई थी, इसके कायम रहने की औकात उस वक्त भी बहुत कम थी। और अब खास तौर पर इतनी गंभीर सूरत हाल का सामना है जाम कमाल साहब को भी और उनकी वजह से प्राइम मिनिस्टर साहब को भी, कि बलूचिस्तान में जो मखलूत हुकूमत उनकी है वो ऐसे लग रहा है कि वक्त के धारे के साथ बह जाएगी। क्योंकि अगर अपनी पार्टी अपोजिशन तो बिल्कुल एक तरफ खड़ी देख रही है, जो 14 अरकान जो है या जो पार्टी के अपने अरकान हैं, जो जिनको नाराज अरकान कहा जा रहा है, उनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि अब तो जाम कमाल साहब के इस्तीफे की बातें हो रही हैं कि वो किसी भी लम्हे आया लें। तो अगर ये सूरत हाल बरकरार है तो जाम साहब का मुस्तकबिल जो है वो मखदूश भी है, और फिर एक बार ये साबित हो जाएगा कि जो चीजें मनूवरिंग से बनाई जाती हैं, उनको मैनिपुलेट किया जाता है, वो चीजें ज्यादा देर लास्ट नहीं कर सकती। बिल्कुल सही। हाल हमने इस तरह की पार्टियों का माजी में भी देखा है, और आपको आप चाहें तो मैं हवाले दे सकता हूँ। बिल्कुल सही बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपकी बात ठीक है कि ऑपोजिशन को क्या मनाना, यहाँ तो अपने ही साथियों और अरकान को मनाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, तो फिर हालात कुछ फेवर में नहीं जा रहे। और आइंदा आने वाले दिनों में मजीद मामला बिगड़ भी सकते हैं, जैसे बुखारी साहब ने कहा है। हम एक ब्रेक लेनी है, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़िन, बड़ा मज़ा आता है जब हमारे कुछ जो अपने पैशन और अपनी हॉबीज़ को आगे लेकर जाएं और फिर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, और मैं हमेशा उन्हें सॉफ्ट एम्बेसडर्स ऑफ पाकिस्तान कहती हूं, क्योंकि ऐसे ही लोग हैं जो पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज भी लेकर जाते हैं, पाकिस्तान का पोटेंशियल भी दिखाते हैं और क्रिएटिव साइड भी दिखाते हैं। और आज ऐसे ही एक गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने ईरान में होने वाली आलमी चैंपियनशिप में शिरकत की है। हॉर्सबैक आर्चरी प्लेयर हैं उमर सलीम जी, और उनसे हम आपकी मुलाकात भी करवाते हैं। जी उमर सलीम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, खुशामदीद हमारे प्रोग्राम में। मॉडर्न डे वॉरियर कहा जाता है जी आर्चरी प्लेयर्स को, और कहा जाता है कि वो जो तरीकाकार पुराने ज़माने में था वो अब दोबारा से बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है दुनिया में। पाकिस्तान में तो इसके हवाले से कोई ट्रेनिंग वगैरह भी नहीं थी, कोई सेंटर्स भी नहीं है। तो आप जरा अपने सफ़र के बारे में बताएं कि आपको ये कैसे ख्याल आया और आपने इस तरफ कैसे गए? ऑल्दो आप राइडर तो होंगे, लेकिन आर्चरी की बात करें। मगर द मेन थिंग वाज आई राइडिंग काफ़ी अरसे से मैं कर रहा हूँ, एंड आई एम डूइंग मेनी डिफरेंट स्पोर्ट्स। सो देर वॉज कोविड में देर वॉज अ लॉकडाउन, देर वॉज नथिंग ओपन। कुछ अगर आप पढ़ें अहदीस, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ अहदीस ऐसी हैं जिनमें उन्होंने दोबारा स्ट्रेस दी है कि आर्चरी एंड घुड़सवारी दे बोथ लिंक्ड, और उन्होंने उस पर बहुत एम्फोसिस दिया है कि दीज आर सुन्नत स्पोर्ट्स। सो आई हैड दिस इन माइंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, और कोविड के दौरान अपॉर्चुनिटी मिली। आई वेंट टू ईरान एंड आई learned it professionally. There was no aim for representing Pakistan at that time. It was just casual sport at that time. और उसके बाद then I came back, और उसके बाद मुझे opportunity मिली, the World Championship was coming up, and then I decided to represent Pakistan. बिल्कुल, और ये बड़ी ज़बरदस्त और यूनिक चीज़ है। ईरान में ट्रेनिंग आपकी कैसी रही? क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ थी, क्या क्या चैलेंजेस थे? मुश्किल तो बहुत है, खड़े होकर एम करना ही बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन घुड़सवारी के दौरान आर्चरी करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट।
हाँ जी, द फर्स्ट डिफ़िकल्टी वाज कि बेसिकली ग्राउंड आर्चरी पहले अच्छी अपनी तरफ से सीखी है. ठीक है. सो दैट वाज द फर्स्ट पार्ट बिकॉज ग्राउंड आर्चरी आई न्यू राइडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, मगर ग्राउंड आर्चरी नहीं आती थी. मगर सेकंड मुश्किल पार्ट जो बहुत हुआ वो ये था कि फॉर द फर्स्ट टाइम एवर मैंने घोड़े को बिल्कुल छोड़ के टारगेट लगाना था. सो दैट वाज अ पॉइंट दैट वाज डिफिकल्ट. इनिशियली घोड़ा छोड़ा नहीं जा रहा होता था बिकॉज यू कांट ट्रस्ट अ हॉर्स एट दैट टाइम. तो वो ग्रेजुअली आदत पड़ गई कि सिर्फ घोड़ों को टांगों से पकड़ के और टांगों से ही चलाना है घोड़े को. ज़बरदस्त. मतलब बेसिकली फिर आहिस्ता आहिस्ता बंदे को फिर ट्रेनिंग भी करनी है तो फिर तभी आप फिर इसमें प्रोफेशनल भी हो जाते हैं. अच्छा, चूँकि अब ये जो चैम्पियनशिप हुई है, क्या फर्स्ट टाइम पाकिस्तान ने कम्पीट किया इसमें, पाकिस्तान की नुमाइंदगी आपने की, उसमें पाकिस्तान ने हाईएस्ट टोटल रिकॉर्ड भी किया है. ये थोड़ा सा बताइएगा कि किस तरह से ये किया गया. आप जब गए वहाँ पर तो पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी हुई है, ओवरऑल जो कंपटीशन के बारे में ज़रा बताएं हमारे नाज़रीन को, क्योंकि मोस्ट लोगों को पता नहीं है तो हमने ज़रा उनको भी बताना है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान फॉर मी, मैंने तो ज़्यादातर कोरियन ट्रैक देखा हुआ था. देयर आर बेसिकली 3 ट्रैक्स इन एनी इंटरनेशनल कंपटीशन. देयर इज़ अ कोरियन ट्रैक बेस्ड ऑन द कोरियंस एंड देन देयर इज़ द टर्किश ट्रैक जिसमें कबाक होता है. अच्छा. कबाक बेसिक कोरियन ट्रैक में तो फ्रंट शॉट, साइड शॉट, बैक शॉट होती है. कबाक में टॉप शॉट भी होती है और बॉटम शॉट भी होती है. तो 24 फीट के पोल को आपने हिट करना होता है. एंड देन देयर इज़ द कशाई ट्रैक जिसमें टारगेट रिवॉल्व कर रहा होता है. ज़बरदस्त. तो 2 ट्रैक्स तो मैंने ज़िंदगी में पहले कभी अटेम्प्ट नहीं किए थे बिकॉज दे वर नॉट देयर इन पाकिस्तान. मैंने कोरियन के ऊपर प्रैक्टिस की हुई थी, मगर मैंने कंपटीशन से कुछ 15 दिन पहले आई वेंट इन एडवांस, आई स्टार्टेड टू प्रैक्टिस ऑन दोज ट्रैक्स एज वेल. तो द गुड थिंग वाज बिकॉज ये ज़्यादातर डिफरेंट ममालिक के लोग आए हुए थे, तो शुरू में तो उन्होंने पाकिस्तान को बिल्कुल ही रूल आउट कर दिया था, बट एटलीस्ट एक डिसेंट कंपटीशन दिया उन्हें. और ये कम से कम सब बाद में दे वर ऑल एडमिटिंग कि हमारा पहले स्कोर से ऊपर का स्कोर पाकिस्तान ले गया हुआ है. सो वो जो रिस्पेक्ट लेवल था दैट वाज डिफरेंट एट द एंड कंपेयर्ड के शुरू में उनका दैट वाज. अच्छा, ये आपका पैशन था और आप अपने पैशन को लेकर आगे चले और आप देखिए कि जो पहले कभी नहीं हुआ था आपने वो किया. हॉर्सबैक आर्चरी में कभी किसी ने रिप्रेजेंट नहीं किया था, आपको पाकिस्तान का कलर भी मिला, आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी किया और फिर इंटरनेशनल फेडरेशन ने भी आपको कहा कि अब आप फेडरेशन जो है वो बिल्टअप करें और अपनी टीम्स को यहाँ पर लेकर आएँ. इसके लिए आपका क्या प्लान है? एंड आई एम श्योर कि ये बड़ा कोई प्राउड मोमेंट होगा जब उन्होंने कहा होगा कि नाउ यू हैव टू आगे लेकर जाना है पाकिस्तान को. इसमें द मेन थिंग इज़ कि हमारी फेडरेशन इज़ ऑल्सो वेरी सपोर्टिव, इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान. तो उन्होंने दे एक्सेप्टेड इट इमीडिएटली. इन्होंने फिर मेरे साथ दे आर गोइंग टू डू एन MOU एंड द एम इज़ के पाकिस्तान में ट्रैक्स बन जाएँ, हमारे रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में ट्रैक्स बन जाएँ जहाँ पे प्लेयर्स को अभी भी दे आर प्लानिंग कि नेक्स्ट मंथ को पहला ट्रेनिंग कैंप करवा लें पाकिस्तान में. उस ट्रेनिंग कैंप के बाद कम से कम नेक्स्ट ईयर इंस्टेड ऑफ मी डूइंग इट इंडिविजुअली हमारे पास कम से कम टीम में 4 प्लेयर्स तो हों जो जाके कम्पीट किया करें. राइट. ज़बरदस्त. अच्छा उमर, जैसे आपने बताया कि अभी ट्रैक्स बनने हैं, लेकिन अगर हम ओवरऑल पाकिस्तान में हॉर्स राइडिंग की बात करें, पोलो की इवेंट्स होते हैं, टेंट पैकिंग होती है, अभी तमाम इवेंट्स में, इसका मतलब है कि पाकिस्तान में हॉर्स रिलेटेड जो गेम्स हैं उसमें इंटरेस्ट है और इसमें काम भी हो रहा है. तो आपको क्या लगता है कि इस तरफ आने में, आर्चरी में जाने में हमें कितना टाइम लग सकता है? जो ट्रेनिंग है या जो इक्विपमेंट्स हैं या जो मेंटल कैपेसिटी है इस तरफ जाने के लिए, आपको क्या लग रहा है कि कितना वक्त चाहिए? अच्छा, तो जो द फर्स्ट थिंग आपको जेहन में रखनी है कि ओनली दोज पीपल कैन गो फॉर हॉर्सबैक आर्चरी जिनकी इक्वेस्ट्रियन राइडिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं. ठीक है. सो पोलो प्लेयर्स के लिए ईजी है, मच ईजियर फॉर पोलो प्लेयर्स क्योंकि वो बैलेंस रखते हैं अपना घोड़े के ऊपर एंड दे आर यूज्ड टू डिफिकल्ट राइडिंग स्किल्स. तो the second part is archery. Horseback archery is not so much of accuracy जितनी स्पीड होती है. तो आपकी जो नॉर्मल आर्चरी ओलंपिक्स में हो रही होती है, जो रिकर्व जिसको आर्चरी कहते हैं, उसमें 3 मिनट्स में आपने 2 मिनट्स में कुछ 3 एरोज शूट करने होते हैं. हॉर्सबैक आर्चरी में यू हैव टू डू अराउंड 3 to 4 एरोज इन 10 seconds. अच्छा. बिकॉज घोड़े की स्पीड बहुत होती है उस वक्त. आपने घोड़े की स्पीड के मुताबिक यू कांट मिस योर टारगेट एट दैट टाइम एंड इट्स नॉट गोइंग टू, द हॉर्स इज नॉट गोइंग टू वेट फॉर यू. सो पहली चीज़ तो आपकी राइडिंग स्किल्स अच्छी हो. सेकंड चीज़ ये है कि पाकिस्तान में भी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा है, तो जितना इक्विपमेंट है दैट इज़ ऑल इम्पोर्टेड. सो अभी अगर इफ़ एनीवन वांट्स टू गो फॉर इट तो तकरीबन आपको 60-70,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ जाती है विद द बोज एंड द एरोज. तो जो लोग, जाहिर सी बात है, जो लोग पोलो खेल रहे हैं, एनी अदर थिंग, दे कैन ऑब्वियसली अफोर्ड दिस, बट टू ब्रिंग इट डाउन ऑन टू द ग्रास रूट लेवल्स यू विल हैव टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग बोज एक्सेट्रा इन द सेम कंट्री. तो वंस दिस स्टार्ट्स टू हैपन तो फिर कॉमन बंदे तक भी चला जाता है. मगर जो बंदे पोलो वगैरह खेल रहे हैं उनके लिए इफ दे प्रैक्टिस हार्ड, इट्स नॉट अ गेम दैट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट. बिल्कुल सही, वो कर भी सकते हैं और आपकी मिसाल भी सामने है. आप भी पोलो एंड टेंट पैकिंग में आपका इंटरेस्ट था, हॉर्सेज में इंटरेस्ट था, क्योंकि आपने जैसे बताया कि 22 साल से आप घुड़सवारी भी कर रहे थे, तो फिर आपने इसको ऑप्ट कर लिया. तो ऑब्वियसली इट्स एन एक्सपेंसिव गेम, ग्रास
तरह नहीं आ सकेगी, लेकिन एटलीस्ट ये हो सकेगा कि हम कुछ लोगों को लेकर जाएंगे यहाँ से जो इंटरेस्टेड होंगे नेक्स्ट ईयर या जब भी चैंपियनशिप होगी, और फिर उसके बाद पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन जो है वो भी स्ट्रांग हो जाएगी इंशाल्लाह। व्हाट्स योर प्लान? आपने करना क्या है इसके लिए? अब पूरा एक साल कैसे प्लेयर्स ढूंढेंगे? हाउ कैन दे कॉन्टैक्ट? I've already been approached by many players, तो there are people who are trying on their own. थोड़ी मिस्टेक्स हैं कुछ लोगों के साथ, बिकॉज टेक्निकल चीज़ें लोगों को नहीं पता। चाइना से सस्ती एरोज मंगवा लेते हैं, बट दे आर नॉट अकॉर्डिंग टू। कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं कि आपने बो आपने कितनी खींचनी है, वो फिर एरो अगर से छोटा आ जाए आपकी पुलिंग से, तो वो ये हो जाता है आपके, यू कैन गेट इंजर्ड विद इट। सो आई एम ट्राइंग टू गाइड पीपल ऑनलाइन, देयर आर पीपल हु आर कमिंग टू मी एज वेल, तो मैं उनको भी गाइड करना शुरू हो गया हूँ। तो आई एम होपफुल कि आई विल बी एबल टू टेक 4 players नेक्स्ट ईयर। फिर ये जो EFP ने अब किया है कि दे आर गोइंग टू हैव अ कैंप प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ, तो आई एम श्योर वी विल हैव मेनी पीपल हु आर इंटरेस्टेड। लेकिन उमर, इसमें एक बात आपने सब बताई है कि लोगों के अंदर वो ऑब्वियसली ट्रेनिंग करनी है, नॉलेज देना है उनको, तो उसके लिए आपको ऑनलाइन भी ट्रेनिंग करनी होगी या ओवरऑल जब आप कैंप लगाएंगे ऐसा, तो टीचर्स भी ऑब्वियसली ट्रेनर्स भी चाहिए होंगे जो कि आगे आने वाले लोगों को बताएं। तो क्या हम ये प्लान कर रहे हैं आप कि बाहर से कोई लोग आएँ और आकर वो ट्रेन कर दें ताकि आप अकेले शायद ये ना कर सकें? द प्लान इज द सेम कि हमने अभी जिन लोगों से मैंने भी ट्रेनिंग ली थी उन्हीं को ही हम बुला रहे हैं। वी आर इनवाइटिंग देम टू पाकिस्तान, वो हमारे कैंप का हिस्सा बनेंगे। So I'll be with them, they'll also be here, तो automatically it's going to be easier for us। लेकिन उसके लिए ट्रैक जो है वो पहले बनाना पड़ेगा। ट्रैक जो अभी है हमारे पास, हम कोरियन तो anyone can do कोरियन, मतलब कोरियन अभी we are going to start with the basics। अगर हम बहुत टेक्निकल ट्रैक पे शुरू में लोगों को ले गए तो लोगों ने भाग जाना है स्पोर्ट्स से, it's going to be difficult, it's technical। बेसिकली आप स्टार्ट से शुरू करेंगे ताकि बिगिनर लेवल पे और फिर अच्छा उमर, ऐसा तो नहीं है कि उर्तुगुल और इस तरह के सीजन्स देख देख के लोगों को और भी शौक हो गया हो, क्योंकि उसमें मेन घुड़सवारी, आर्चरी, ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं? इट्स अ लाइटर नोट क्वेश्चन, क्योंकि मैं जब आपकी भी तस्वीर देख रही थी तो मुझे वो सीजन और मूवीज़ के वो सीन याद आ रहे थे जिसमें वो पूरा एरा दिखाया हुआ होता है। ऑब्वियसली पाकिस्तान में एक चीज़ चल जाती है तो उसका ट्रेंड ज़्यादा हो जाता है। तो आई वुड से बिकॉज अभी भी जहाँ भी मैं एयरपोर्ट पे भी गया हूँ एंड बिकॉज आई हैड माई बोज एंड एरोज, और उन्होंने आगे से कहा ये आपने क्या काम करना है, तो आई टोल्ड देम आर्चरी, तो फिर उन्होंने कहा ये क्या होती है, तो आई हैड टू शो देम अ वीडियो, तो उन्होंने फिर मुझे इर्तुगुल कहना शुरू कर दिया दोबारा तो हाँ, तो वो अगर आप मैं डायरेक्टली वो लफ्ज बोल दूँ ना, वो नाम बोल दूँ, तो उनको ज़्यादा जल्दी समझ आ जाती है कंपेयर्ड कि मैं आर्चरी है, उन्होंने कहना ये क्या, आपने कहना ये मतलब हम ये कह दें कि आपने ईरान की चैंपियनशिप में उर्तुगुल बन के दिखाया है वहाँ पर। हाँ, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से यस यू कैन से दैट कि आम बंदे को समझ आ जाती है उस तरह। आम लोगों को अब समझ आ जाती है ये उर्तुगुल थे उस चैंपियनशिप में, और बड़ा जबरदस्त आपने परफॉर्म भी किया। एंड सब बात कि यू मेड अस प्राउड कि एक ऐसी स्पोर्ट्स जिसमें आज तक किसी ने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं किया, यू वेंट देयर, यू मेड योर नेम, और आपने हाईएस्ट टोटल जो स्कोर बनाया फॉर द फर्स्ट टाइम कम्पीटिंग कंट्री, ये भी एक बड़ी अनोखी और दिलचस्प बात थी। हाँ जी, दिस इज ऑलवेज अ प्रेशर बिकॉज एक तो मेरा नाम भी उमर है, तो ईरान में इट्स नॉट वेरी सूटेड फॉर ईरान, तो पहले उन्होंने उमर कहा, फिर उन्होंने सोचा मोहम्मद कहना शुरू कर देते हैं, सो दे वेंट ऑन टू मोहम्मद, फिर उन्होंने कहा दोनों के छोड़ते हैं, उन्होंने कहा पाकिस्तान कहना शुरू कर देते हैं, बिकॉज आई वाज द ओनली प्लेयर ऑफ पाकिस्तान, बाकी मुल्कों के दो प्लेयर्स थे, सो आई वाज अलोन टोटल। इंशाल्लाह जी उमर, जिस तरह से आपने माशाल्लाह पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है और आपका बहुत शुक्रिया, और हम आपको मुबारकबाद भी देते हैं, और इसके साथ साथ हम ये भी दुआ करते हैं कि आइंदा आने वाले सालों में आप एक प्रॉपर टीम लेके जाएं पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के मजीद मेडल्स भी आएँ, और जिस तरह से आपने जिक्र किया है कि अभी तो एक थे, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में आप जिसमें ट्रेनिंग करेंगे तो आई एम श्योर कि हमारे पास बहुत बड़ी तादाद में प्लेयर्स होंगे, क्योंकि पाकिस्तान में डेफिनेटली टैलेंट बहुत है, सिर्फ ट्रेनिंग की जरूरत है। बिल्कुल, इसी के साथ नाज़रीन एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अब सर मेरे पास आपके लिए एक सवाल है, आपने कभी जिंदगी में कराटे, कंफू, कभी कुछ कराटे किए थे? बहुत बचपन की बात है। कितने साल के थे आप? मैं ख्याल था 8-9 साल। तो अभी अगर मैं आपसे कहूँ कि आप करके दिखाएं तो आप कर सकेंगे? एक एक्शन भी लगा सकेंगे, मतलब करके दिखाएं। होता था इस तरह ये अभी आपका ये हाल है, लेकिन आप देखिए ये वीडियो जो हम आपको दिखाने लगे हैं, ये खातून है जी 98 साल की, और ये दादी हैं, परदादी भी हैं, और कंफू करती हुई नजर आ रही हैं, और आप देखें कितनी एक्टिव नजर आ रही है। अच्छा, अब ये यहाँ पर बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये दादी जो है वो हैं कहाँ की, क्योंकि मसला ये है कि पाकिस्तान में तो ऐसा हो नहीं सकता, ये ज़्यादातर होगा जापान में, चाइना में, जहाँ पर ऐसी मतलब माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त एवरेज एज उनकी बहुत ज़्यादा है,
फिर वो एक्टिव बहुत ज़्यादा हैं, Active बहुत स्पोर्ट्स ज़्यादा बहुत ज़्यादा खेलते हैं। हमारे यहाँ पे लोग तो 40 साल की उम्र के बाद हमने देखा नहीं कोई स्पोर्ट्स करते हो, और वहाँ पे माशाल्लाह आप देख लें कि 98 की उम्र है, आप चेक करें कि वो देखें कर वो रही है वो, लेकिन वो कुंग फू तो आगे लेवल, नेक्स्ट लेवल है ना, वो तो मतलब वो ये बहुत ज़्यादा देखिए, टेक्निकल है। ये पाकिस्तान में तो उसकी ट्रेनिंग भी नहीं होती है। और अब देखें कि ये 5 साल से कहते हैं जी कि ये खातून जो है वो इसका उनको शौक था, और 98 साल की वो अब तक पहुँच चुकी हैं। जितनी उनकी उम्र है उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पर टाइम दिया, और मार्शल आर्ट्स जो है उनको कहा जाता है कि चाइना की मार्शल आर्ट दादी हैं जी, ये मार्शल आर्ट्स की दादी है, और अभी भी रोज प्रैक्टिस करती हैं, और अपनी हिम्मत और महारत से नौजवानों को एक नया जज्बा देती हैं। नौजवानों को नया जज्बा मिलेगा तभी वो घर में नौजवान प्रैक्टिस कहने का करेंगे, भी कोई exercise करेंगे। नौजवान भी कोई बात नहीं, आप माइंड कर जाते हैं। मुझे याद है आप मेरे से इतना लड़े थे जब मैंने आपको ओल्ड लेकिन ये सेलिब्रेट करने के लिए आपको विश किया था कि आप मेरे बुजुर्ग हैं, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, तो आप माइंड चलिए आज आपने उसका आज जो है ना वो क्या कहते हैं खमियाजा अदा कर दिया। एनीवेज, अच्छा जी, चीन की ये बाहिम्मत दादी जो हैं वो ना सिर्फ खुद प्रैक्टिस करती हैं बल्कि ट्रेनिंग्स में भी पार्टिसिपेट करती हैं। जबरदस्त। और ये बात जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि घर बैठने की बजाय वो अपने शौक को आज ही पूरा कर रही हैं, अपने जुनून को पूरा कर रही हैं। और ये वो जुनून है जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 साल की उम्र से शुरू हुआ था। उनका ये भी कहना है कि वो सारे काम खुद करती हैं, उन्हें किसी की मदद दरकार नहीं होती है। और वो एक इलाका है वहाँ पर, देही इलाका है जहाँ पर वो रहती थी, और कहते हैं कि शोर शराबे की दुनिया से दूर खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजारती हैं। और मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक्टिव होंगे ना, तो आपकी जितनी भी अल्लाह ने ज़िंदगी रखी हुई है वो आप एक्टिवली करते रहेंगे काम अपनी ज़िंदगी के। अगर आप रिलाई करते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है, अक्सर हम लोग डॉक्टर से आते हैं हमारे पास, वो यही बात करते हैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो है आपको बीमारियों को बहुत ज़्यादा वेलकम करता है। और आपकी बीमारियों की बड़ी वजह यही होती है कि आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते। तो ये देखिए कि अगर आप ये इसको फॉलो करेंगे तो इन खातून की तरह आप भी जब तक आपकी ज़िंदगी है वो एक्टिव रहेंगे। कंग फू ना करें, आप वॉक कर लें, थोड़ी लाइटर एक्सरसाइजेस अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। वो तो खैर उनका शौक और पैशन है, एंड इट्स अ गुड थिंग, बट व्हाटएवर इज जो हम लाइफस्टाइल का जिक्र कर रहे हैं, जो आपका अपना पैशन है आप उसको लेकर चाहें, वो चाहे जिम हो, चाहे एक्सरसाइज हो, या चाहे एक दिन में 45 मिनट की वॉक ही क्यों ना हो। क्योंकि कम से कम डॉक्टर्स ये कहते हैं कि 45 मिनट्स तक अगर आप वॉक करेंगे, जॉगिंग ना करें, सिर्फ वॉक भी कर लें, तो भी आपके लिए बेहतर हो जाएगा। क्योंकि हम देखते हैं कि जितनी बीमारियां हैं वो हमारे लाइफस्टाइल की वजह से ज्यादा फैलते हैं, वो चाहे दिल की हैं, वो चाहे आपको इम्यूनिटी डाउन हो जाती है अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा ना हो। तो उसको बेहतर करने के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज करें और नॉन स्टॉप करें, अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लें कि आपने कभी भी इसमें नहीं रुकना, तभी आप एक बेहतर जिंदगी गुजार सकते हैं। हेल्थ वाइज आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, साथ ये जरूरी है कि वॉक एटलीस्ट हो, कोई ना कोई एक्सरसाइज हो, तो आप देखिएगा कि कितना फर्क पड़ता है आपकी हेल्दी लाइफ में। बिल्कुल। इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन। आज दुनिया भर में बिनाई का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद लोगों में बिनाई के मसाइल, नज़र की कमज़ोरी और नाबीनापन से बचाव के लिए शऊर पैदा करना है, या फिर जो लोग ऑलरेडी बिनाई से महरूम हैं या उनकी प्रॉब्लम्स हैं साइट के हवाले से, उनके लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना या प्लेटफॉर्म्स को बेहतर करना, अपॉर्चुनिटीज़ को बेहतर करना, इस दिन को मनाने का मकसद है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है जी। और आगाही का दिन है, तो माहिरीन चश्म के मुताबिक बढ़ती उम्र, शुगर और विटामिन ए की कमी बिनाई की कमज़ोरी की बड़ी वजूहात हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि लोगों को कम अज़ कम 6 माह में एक बार आंखों का मुआयना ज़रूर करवाना चाहिए। इसी सिलसिले से हम आगे बढ़ते हैं और एक और इशू हम यहाँ पर आज डिस्कस करना चाहेंगे, क्योंकि आज चूँकि बिनाई का आलमी दिन है, तो नाबीना अफराद के हवाले से पाकिस्तान में बहुत कुछ करने के दावे किए जाते हैं, लेकिन अमली सूरत में हमें ये नज़र आता है कि जो 2019 में मुलाजमतों के हवाले से कोटे के ऊपर मुआहदा किया गया था और बात मानी गई थी, लेकिन अभी तक नज़र ये आ रहा है कि गुज़िश्ता कई दिनों से अभी भी एहतजाज जारी है। इसका मतलब है कोई कोटा नहीं मिल सका, न जॉब मिली है, और ये जो नाबीना अफराद हैं वो लाहौर और कराची और दीगर शहरों की सड़कों पर हैं। बिल्कुल, ये सड़कों पर हैं, और लाहौर में तो धरना दिए हुए हैं, कराची में सिंध असम्बली के बाहर मौजूद हैं, पेशावर में भी कल प्रोटेस्ट किया गया और सिंध असम्बली के सामने भी ट्रैफिक जैम है, लाहौर में पंजाब असम्बली के सामने ये मौजूद है, फैसल चौक में, जहाँ पर ट्रैफिक को बंद किया गया है। लेकिन अभी तक इनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। सुनवाई होने तो दूर की बात, अभी तक इनसे आकर किसी ने मुलाकात भी नहीं की है। इस पर हम बात करेंगे जी। कमर खान फोकल पर्सन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फोकल पर्सन है, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे, जो कि इस वक्त लाहौर में धरना दिए बैठी हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कमर, थैंक यू सो मच आने के लिए। कहिएगा कि ये आज आपका तीसरा दिन है कि प्रोटेस्ट किया जा रहा है, एहतजाज किया जा रहा है, क्या मुतालिबात हैं आपके? जी मैम, तो सबसे पहले आपका चैनल का शुक्रिया जिन्होंने हमें इनवाइट किया है। हमारे मैम छोटे मोटे मुतालबात हैं कि डेली वेजेस को कॉन्ट्रैक्ट कर दिए जाए और जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार फराहम करें,
और हमारा 3% कोटा जो है उसको 1% एक दफ़ा मुख्तस कर दिया जाए, सेपरेट कर दिया जाए। ठीक है, सही। तो कमर, आपने जिस तरह कहा कि ये आपके मुतालबात हैं, जो मेरे पास अभी खबर आई कि वो ये 2019 में हुकूमत ने मुलाजमतों में कोटा देने का तहरीरी मुआहदा किया था, अब तक अमल दरामद नहीं हुआ। वो मुआहदा क्या था जिसके मुतालबात आपने तब रखे और वो आपका माना गया, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट बेसिकली उस पर अमल दरामद नहीं हुआ? जी सर, एग्रीमेंट तो 35 दिन का मुआहदा हुआ था। महकमा स्पेशल एजुकेशन की तरफ से वादा किया गया था कि हम लोग आपके लिए 500-600 सीटें निकालेंगे जिस पे आप लोगों को भर्ती किया जाएगा, जो कि आज 2021 हो गई है, तो अभी तक कोई मुआहदा नहीं हुआ, पूरा हुआ उनका। अच्छा, वो मुआहदा हुआ नहीं था, मतलब कहा गया था कि मुआहदा करेंगे, ऐसा कह रहे हैं आप? एग्रीमेंट साइन हुए थे, हाँ। अभी तक कोई मुआहदा पूरा नहीं हुआ हुकूमत। सही, यानी कि उस मुआहदे में जितनी शिकें थी वो पूरी नहीं की गई, जिसकी वजह से आप लोगों को दोबारा सड़कों पर आना पड़ा। हमें याद है जब लास्ट टाइम ये पूरा धरना और प्रोटेस्ट चला था तो सख्ती भी की गई थी इंतजामिया की जानिब से आपके धरने को ख़त्म करने के लिए, डिस्पर्स करने के लिए। अब भी अगर नहीं सुनवाई होती, और बहुत सी खबरें ये भी आ रही हैं डिफरेंट शहरों से, लोग ये भी कह रहे हैं कि सख्ती पर मजबूर कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि ट्रैफिक में मुतासर होती हैं, आम शहरी मुतासर होते हैं। इसको आप कैसे देख रहे हैं? दोबारा सख्ती हुई तो क्या करेंगे? जी जी, कमर बताएं। जी मैम, तो अभी हमारा कल आलमी सतह पर यौम सफ़ेद छड़ी का दिन मनाया जाएगा। अगर इधर से हमारा काम ना हुआ, हम आज रात को लॉन्ग मार्च करेंगे इस्लामाबाद की तरफ, तो कल हम यौम स्याह के तौर पर पार्लियामेंट हाउस के सामने अपना एहतजाज जारी रखेंगे। अच्छा, मतलब अब आपने कहा है कि आपने लॉन्ग मार्च करनी है। अच्छा, अगर हम अब तक जो आपकी तरफ से मुजाहिरीन हो रहे हैं, जो आपकी तमाम एसोसिएशन है, कराची में, पेशावर में कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात के बाद एहतजाजी धरना ख़त्म हो गया है, ये बात ठीक है? क्योंकि ये मैंने सुना है कि मुज़ाकरात नहीं हुए थे और वो ख़त्म करवाया गया है, या वाकई ख़त्म हुआ है या कोई मनवा ली गई है बात? सर, ये गलत इन्फॉर्मेशन आई है। तो अभी तक धरना जारी है हमारा पेशावर में, क्योंकि अलग अलग न्यूज़ चैनल पे चल रहा है कि हमारे धरने ख़त्म करवाने की कोशिश की जा रही है, धमकियाँ दी जा रही हैं। तो अभी भी पेशावर में KP असम्बली के सामने धरना जारी है। उनको कल गिरफ्तारियाँ भी मिली है, शेलिंग भी की गई है, मैं उनकी मजम्मत करता हूँ। तो इंशाल्लाह हमारा कल पूरे पाकिस्तान से हम लड़के मंगवाएंगे अपने, तो KP से, खैबर पख्तूनख्वा, बाकी कराची से हम पार्लियामेंट हाउस के सामने यौम स्याह के तौर पर हम एहतजाज करेंगे। यानी कि कल आप यौम स्याह मनाने जा रहे हैं, और इस्लामाबाद में आपने कहा कि सब इकट्ठा होंगे, और पूरे शहरों से आपने कहा कि तमाम यूनियन के लोग जो हैं वो वहाँ पर आ जाएंगे। आज बिनाई का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और दुनिया भर जो है में इसके सेमिनार्स होंगे, वर्कशॉप्स होंगे कि किस तरह से फैसिलिटेट करना चाहिए डिफरेंटली एबल लोगों को, कि अगर उनके पास एक सलाहियत नहीं है तो उनकी बाकी सलाहियतों को यूज़ करके कैसे कारआमद बनाया जा सके। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इसी दिन पर आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? मैम, गवर्नमेंट को यही मैसेज देना चाहेंगे कि हमारे काम करें, हमें इतना मजबूर न करें कि हम लॉन्ग मार्च करके इस्लामाबाद की तरफ रवाना हों। हमारा भी कोई याद कि हम भी माशरे का हिस्सा हैं, हमें माशरे का हिस्सा समझा जाए, अपने जो मुतलबात हैं वो पूरे करें, और हमसे जो वादा किया गया है वो भी अपना पूरा करें। ठीक है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि वादे जो पूरे नहीं हुए वो पूरे करने चाहिए, तभी ये मामला हल होगा। अच्छा कमर, सरकारी नौकरियों में कोटे की सीटें हैं, एक इशू ये है, फिर इसके अलावा आपको जॉब्स के हवाले से प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है पढ़ाई करने में वो इक्विपमेंट नहीं मिलते हैं, फिर रोड्स में जो सेफ्टी होनी चाहिए वो भी नहीं है। ये इशूज़ बताइएगा कि जो लाइन अप आपने किए हुए हैं कि क्या क्या मसाइल हैं जो कि आपके नवीना अफराद को हैं और जो हल होने चाहिए? सर, आज 3 दिन से हमारा धरना जारी है। किसी ने हुकूमत वफ्द नहीं पूछा कि आप लोगों को खाना चाहिए, पानी चाहिए। अभी तक सेफ्टी रोड लगाए हुए हैं। कल हमें धमकियाँ दी गई हैं कि आप लोगों को एहतजाज ख़त्म करवाया जाएगा। काफ़ी मसले मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। महकमा स्पेशल एजुकेशन अगर 500-600 सीटें हमारी निकाली जाएँ तो वो हमें रोडों पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सही। और कमर, मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करती चलूँ कि आप लोग ऐसे नहीं हैं कि पढ़े लिखे नहीं हैं, अपने मुख्तलिफ चैलेंजेस को, मुख्तलिफ टास्क को पूरा करते हुए आपके इस धरने में MA MPhil वाले लोग भी बैठे हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगी एजुकेशन में सर्व करते हैं कि वो इंडिपेंडेंट रहें, और आगे जाकर जब उनको नौकरियाँ नहीं मिलती तो ये एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है गवर्नमेंट के लिए कि अल्लाह ताला की तरफ से अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ डिफरेंटली एबल्ड है ये लोग, तो गवर्नमेंट क्या उनके लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकती, सहूलियतें पैदा नहीं कर सकती? कितने अफसोस की बात है यहाँ पर। अबू सर, ये जी मैम, मैं अपनी बात करूँ तो मैंने BS इकोनॉमिक्स किया हुआ है, तो हमारा भी हक बनता है कि हमें भी जॉब दी जाए। बिल्कुल
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि हमारी सोसाइटी में अच्छा, एक चीज़ है, इसमें कोई शक नहीं है कि आपने BS ऑनर्स किया, जिस तरह सिमर ने बताया कि MPhil लोग भी हैं नामीना अफराद में और इस तरह से जिनके मसाइल हैं बिनाई के। अच्छा, ये बताएं कि जो पढ़ाई के हवाले से आपके एक तो इशू थोड़ा सा डिटेल में ज़रा बताइएगा कमर के मसाइल हैं क्या क्या, एक आपके एजुकेशन सिस्टम में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको, फिर आपकी सिर्फ नौकरी का इशू है कि या फिर और भी कोई मसाइल हैं, क्योंकि रोज़मर्रा के मामला जो निपटाने हैं वो भी गवर्नमेंट ने आपको सपोर्ट करना है, क्योंकि इस तरह से आपके हमारे सिस्टम तो है नहीं। तो जो एक आपने कैटेगरी बनाई है कि क्या क्या इशूज़ हैं जो कि आपने रखे हैं सिर्फ सरकारी नौकरी के अलावा? सर हमारे काफ़ी मसाइल हैं, हमारे पढ़ाई के हवाले से हमें पढ़ाई तो दी जाती है लेकिन सहूलत फराहम नहीं की जाती। हमारा स्कॉलरशिप होता है 800 रुपया माना वजीफ़ा, वो हमें नहीं दिया जाता। पिक एंड ड्रॉप है वो कभी कभार दी जाती है। बाकी जो हमारा फ़ंड आता है वो स्पेशल महकमा स्पेशल एजुकेशन के महकमे खा जाते हैं। हमारी जो हेड हैं 10-10 साल 13-13 साल से करप्शन कर रही है महकमा स्पेशल एजुकेशन की। मैं अटक की बात करूँ तो वहाँ पर मैडम सलमा खातून है और नवीद हेड क्लर्क जो है 13 साल से करप्शन कर रहे हैं, महकमा स्पेशल एजुकेशन को लूट रहे हैं। अच्छा। वहाँ पे जो ब्लाइंड के नाम से फंड आता है वो खुद खा जाते हैं। तो मेरे सर ऑर्डर हुए थे लेकिन महकमा स्पेशल एजुकेशन की हेड जो है मैडम सलमा खातून और नवीद क्लर्क, उन्होंने का पूरा हक है कि इस लड़के के ऑर्डर नहीं किए जाएं। नहीं, वो तो देखिए ये तो आपका इंडिविजुअल प्रॉब्लम हो गया कमल, और ये आप बात सही कर रहे हैं कि फंड्स रखे जाते हैं, दिए नहीं जाते, एलोकेशंस नहीं होती हैं, जैसे आपसे मुज़ाकरात भी किए और फिर उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। हमारी हमदर्दियां आपके साथ हैं एंड आई रियली होप कि हुकूमत को इस चीज़ का एहसास हो। ऐसे लोगों के साथ सिंपथीज ही नहीं बल्कि उनके लिए बेहतर से बेहतर अपॉर्चुनिटीज़, हम लोगों से ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ उनको प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि ये खुद मुख्तार हो सकें, अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकें और किसी के ऊपर बोझ भी ना बन सकें। तो आई थिंक इनके जायज मुतालिबात को सुना जाए, तालीमी काबिलियत के मुताबिक इन्हें नौकरियां दी जाएं और ये एग्जिस्ट करती हैं, बाकायदा कोटा मौजूद है, कोई एहसान नहीं करना हुकूमत ने, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका कमर, आप हमारे साथ मौजूद हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये तमाम मामला आज ही हल हो जाएं और इनको लॉन्ग मार्च करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि अगर ये लॉन्ग मार्च करने जाते हैं तो फिर उससे मज़ीद मसाइल जहाँ पर शहरियों के लिए होंगे इनके लिए भी होंगे। गवर्नमेंट फिर अगर कोई मसाइल हल करने के लिए कुछ मुश्किल में आती है और फिर वो अगर तशद्दुद करती तो वो और ज़्यादा ज़्यादती की बात हो जाएगी। तो ये हम दुआ करें, उम्मीद करें, गवर्नमेंट से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मामला जल्द हल करें। जैसे कहते हैं ना, आज के दिन का लिहाज करके ही एटलीस्ट इनसे आके मुलाकात कर लें, इनकी मुज़ाकरात सुन लें और फिर टेबल पर बैठ कर बात करें, कुछ अपनी मनवा लें, कुछ इनकी सुन लें, लेकिन एटलीस्ट सुनवाई तो करें। ऐसे छोड़ा हुआ है उनको और कोई आकर मिल नहीं रहा, पूछ नहीं रहा, देख नहीं रहा, पुलिस या ट्रैफिक पुलिस डील कर रही है इस चीज़ को, दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। बिल्कुल, और इसके साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे और एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी वीडियो आपको दिखाते हैं जो कि तुर्की से आई है जी। वो ये वीडियो है कि एक फायर फाइटर है जिसकी हालत दिमागी से उसने बिल्ली की जान बचा ली है और ये बड़ा ज़बरदस्त अनोखा वाक़या था जो कि शेयर किया गया है सोशल मीडिया पर भी, और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद भी की जा रही है। तुर्की के ये रहमदिल फायर फाइटर जिन्होंने खदमत की आला मिसाल कायम की और बिल्ली के बच्चे को हंगामी तिब्बी इमदाद देकर उनकी सांसें बहाल कर दी। ये वाक़या तुर्की के इलाके में पेश आया जहाँ पर CPR करते हुए, जो हाथ से दिल की धड़कन को बेहतर करने के लिए आप पंप करते हैं, वो किया उन्होंने बिल्ली पर, पानी पिलाया उसको, फिर उसकी सांसें बहाल हुई और बिल्ली का बच्चा जो है वो ज़मीन पर आंखें खोल के थोड़ा ठीक हो गया। जी बिल्कुल, और उसके बाद उसने उसको गोद में भी उठाया और फिर उसे ज़मीन पर लेटाकर वैसे ही सीना दबाया जैसे कि CRP में किया जाता है और उसने बिल्ली के बच्चे के मुंह पर पानी भी डाला, उठ खड़ा हुआ और फिर उसके बाद दोबारा से उसको पानी पिलाया। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ये इंसानियत है और अगर आपने जानवरों के साथ भी इंसानियत का रवैया अपनाना है तो ये बड़ा ज़रूरी होता है। दुनिया भर में अब ये बात की जा रही है कि इंसानों के साथ आप अच्छा सलूक करें, उनके ऊपर तशद्दुद ना करें और बहुत सी अफसोसनाक वीडियोज़ आती हैं मुख्तलिफ ममालिक से, इसमें पाकिस्तान भी शामिल है कि जहाँ पर जानवरों से वो अच्छा सलूक नहीं किया जाता, जो कि एक्सपेक्ट है, जानदार हैं वो, उनके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। तो ये बड़ी अच्छी तुर्की से मिसाल आई थी जो कि आपको दिखाना आपको याद होगा, कुछ दिन पहले हमने दुबई से एक मिसाल भी शेयर की थी जिसमें दुबई के वहाँ सरबराह ने फिर उन्हें इनाम भी दिया था, वो जो 4 लोगों ने बिल्ली की जान बचाई थी, वो जंप कर रहा था। सो एनिमल राइट्स के लिए दुनिया भर में काम किया जा रहा है, लेकिन इसके लिए एनिमल राइट या कोई एसोसिएशन, इंसानी दिल होना चाहिए एंड यू कैन डू एनीथिंग। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे जी, आपको एक और इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाते हैं। आज हमने सोचा कि आपके साथ कुछ दिलचस्प लम्हात शेयर करते हैं। शुमाली ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा पौधा जो दुनिया में सबसे छोटे परिंदे के जैसा दिखाई देता है, ये पौधा है जो एक्चुअली बर्ड लग रहा है जी, हमिंग बर्ड, जो कि बड़ा एक फेमस परिंदा है, उस जैसी इसकी बिल्कुल वही लुक है और आप देखिए जिस तरह से पत्ते हैं हमिंग बर्ड की तरह लग रहे हैं। माहिरीन के लिए पौधा एक मामक है क्योंकि इस पौधे में बिल्कुल इलाका जो है हमिंग बर्ड कहीं भी नहीं पाया जाता, इस पूरे इलाके में हमिंग बर्ड नहीं है, लेकिन हमिंग बर्ड की कमी इस पौधे ने पूरी कर दी है और ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा एक हैरानकुन था और इसको अब शेयर भी किया जा रहा है। बिल्कुल, ये एक फलदार पौधा पाया जाता है जिसमें मकामी लोग सब्ज परिंदे वाला फूल भी कहते हैं इसे, और जब इस पौधे
ऊपर फूल निकलते हैं तो उनकी रंगत सब्ज होने के साथ साथ वो हमिंग बर्ड जैसा दिखाई देता है, और फिर इस पौधे के तने और शाखों और जो जड़ें हैं वो भी बाकायदा होती हैं। इट्स अ नॉर्मल प्लांट, सिर्फ जो पत्तों और फूलों की शेप है वो इस परिंदे से मिलती है। एंड ऑब्वियसली ये एक हैरानकुन बात है कि इस इलाके में बर्ड्स नहीं है ऐसे, और फिर भी देखें प्रॉपर एक चोंच और उसका बिल्कुल स्टाइल ऐसे लग रहा है कि उसका कोई मॉडल है, लेकिन ये मॉडल अब ये देखिए इसमें अगर कुदरत का पर्पल शेड भी आ जाए तो कुदरत है जी। अब एक हमिंग बर्ड जैसा ही पौधा है, तो ये हमने कहा आपसे शेयर करें। इसके अलावा दीगर इस तरह से बहुत सी इंटरेस्टिंग वीडियोस आती हैं, हम आपके साथ शेयर हैं, और अगर आपके पास भी कोई ऐसी वीडियो हो तो ज़रूर हमसे शेयर कीजिएगा। बिल्कुल। इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। अब हम बात करेंगे T20 नेशनल T20 की, जो कि कल फाइनल हो गया और खैबर पख्तूनख्वा ने जी सेंट्रल पंजाब को कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री हुई, 7 विकेट से हराया। और मैच में जो हमारे ज़बरदस्त तरीके से जो खेले हैं इफ्तिखार अहमद जो कि कप्तान भी थे, उनको मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी मिल चुका है। तो मेरे ख्याल में एक बेहतरीन टूर्नामेंट ओवरऑल हुआ है। बिल्कुल, ओवरऑल बेहतरीन टूर्नामेंट हुआ है, लेकिन सेंट्रल पंजाब में बैठे लोग जो अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने मुझ समेत ये कहना शुरू कर दिया कि हम छुट्टियों पर खैबर पख्तूनख्वा गए और हम खैबर पख्तूनख्वा को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो जीत गए। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट, स्पोर्ट्स एनालिस्ट और बड़ा जबरदस्त तज्जिया देते हैं मिर्जा इकबाल बेग साहब, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। बेग साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बड़ा इंटरेस्टिंग कल का मैच था और खैबर पख्तूनख्वा वैसे ही टीम स्ट्रांग रही ओवरऑल द टूर्नामेंट और वो जीत गई, सेंट्रल पंजाब हार गया। सुबह खैर सीमल, आपको भी और अबूजर को भी थैंक यू सर। थैंक यू सर। आपका बहुत शुक्रिया। मसला ये है कि अब खैबर पख्तूनख्वा के खिलाड़ी जो है बड़ी तेजी से आगे आ रहे हैं। एक जमाना था 1973 की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक क्रिकेटर था फखर जमान जो न्यूजीलैंड के खिलाफ है टेस्ट में, कोई लड़के आए नहीं, लेकिन फिर उसके बाद आना शुरू हुए यासिर अमीर, वजाहतुल्लाह वास्ती, फिर कबीर खान, जाकिर खान भी खेले जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। तो फिर उसके बाद प्लेयर्स की लाइन लग गई और अब आप देखें यूनुस खान का ताल्लुक मर्दान से, ज्यादातर वो क्रिकेट कराची खेले, यासिर शाह, जुनेद खान, बेशुमार लोग आप जिसका नाम ले वो सारे के सारे खैबर पख्तूनख्वा आ रहे हैं। और टूर्नामेंट इन्होंने न सिर्फ जीता बल्कि इनके जो बेशतर खिलाड़ी जो थे, जैसे इफ्तिखार अहमद मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे, उसके अलावा साहबजादा फरहान बेहतरीन बैट्समैन रहे, इमरान खान सीनियर जो है वो बेहतरीन बॉलर रहे। तो कारकर्दगी इनकी बड़ी जबरदस्त रही और इन्होंने आउट क्लास कर दिया और ये साबित किया कि खैबर पख्तूनख्वा का टैलेंट जो है वो उभर कर सामने आ रहा है। शाहीन शाह अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा से आए, बेशुमार क्रिकेटर्स, अब फखर जमान वो भी वहीं से आए, तो बेशुमार क्रिकेटर्स उभर कर सामने आ रहे हैं। बिल्कुल सही, आपने सही कहा है। और जैसे कि ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस रही है केपी की और दीगर टीमें भी अच्छा खेली है, इसमें कोई शक नहीं है नेशनल T20 की। तो सर इसका जो इम्पैक्ट होगा, ऑब्वियसली अब इनमें से अब सिलेक्शन तो नहीं हो सकती, लेकिन ऑब्वियसली इनमें से सिलेक्टेड लोग भी हमारे वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं। तो वर्ल्ड कप की जो तैयारी लग रही है, कल टीम में रवाना होना है UAE और आइंदा चंद दिनों में जब ट्रेनिंग होगी तो 24 को भारत से पहला मैच भी है, तो प्रेशर भी बिल्डअप हो रहा है। थोड़ा सा इस पर बताइएगा कि कितना प्रेशर लेना चाहिए, वो तो एक नेचुरल बात है, होगा। देखिए अबूजर, कल तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने आराम किया, आज सिनारियो का एक आपस का मैच खेलेंगे, सिनारियो मैच, और फिर उसके बाद कल इन्होंने रवाना होना है। प्रेशर तो यकीनन है। आप देखें भारतीय मीडिया ने तो एक इश्तिहार भी बना दिया, एक सरदार जी है और एक पाकिस्तानी है, शायद आपकी नजरों से गुजरा हो, वरना पहले वो मौका का बड़ा मशहूर इश्तिहार उन्होंने बनाया हुआ था। हम लोग भी उन्हें जवाब देते हैं। जब पाकिस्तान और भारत का क्रिकेट मैच होता है तो समझ लीजिए सब हालत जंग में आ जाते हैं, ऐसा लगता है कि लड़ाई होने जा रही है, लोग इतने एक्साइटेड होते हैं। हालांकि अभी देखे सीमल, अभी 10 दिन बाकी है, लेकिन अभी से हाइप बनना शुरू हो गई और मुझे लग रहा है कि जब मैच होगा तो उस दिन तो गलियां और सड़कें सब सुनसान होंगी और सब लोग पाकिस्तान इंडिया का, और T20 मैच है वो देख रहे होंगे। लेकिन प्रेशर तो होगा। कल बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाबर आजम ने ये वाजे कर दिया कि इनिंग्स जो है वो रिजवान के साथ वो खुद ओपन करेंगे। इसका मतलब है फखर जमान का चांस शुरू में इनिंग ओपन करने का नहीं रहा, शायद उन्हें मिडिल ऑर्डर में खिलाएं। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी टीम पूरी जीत रखती है और भारत की टीम में अगर आप देखें तो शिखर धवन, विराट कोहली, KR राहुल और उसके अलावा ऋषभ खान, उनकी टीम भी अच्छी है, लेकिन वो बात नहीं है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान हैज गॉट अ वेरी गुड चांस अगर ये अच्छा खेले, बिल्कुल अब दिल लगाकर खेलें, अच्छी हो और हमारे
दिल लगाकर तो खेलते ही है सीमन, कब ये बगैर दिल लगाए खेलते हैं, क्योंकि तो इनको जीतना चाहिए। सर यहाँ पर एक्स्ट्रा दिल लगाना पड़ेगा, जो इधर उधर दिल लगे हुए हैं ना वो भी ग्राउंड में लाने पड़ेंगे, अदरवाइज बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपने एड्स का जिक्र किया तो ठीक ठाक तमाशा लगता है, ये कंपैरिजन जो है ना ये सिर्फ ग्राउंड तक नहीं होता, सोशल मीडिया के ऊपर वॉर्ड्स भी होती हैं, टॉप ट्रेंड्स भी चलते हैं, एड्स के ऊपर एड भी बनता है, जवाब भी दिया जाता है, और ये जो मौका बार बार सुनाया जाता है ना, मैं तो इस दफा अल्लाह ताला से हाथ जोड़कर कह रही हूँ कि प्लीज 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 ये मैच हमें जरूर जितवा दें। अब जो हाइप क्रिएट कर रहा है इंडियन मीडिया वो ये जोड़ी को लेकर कर रहा है, हमारी जो फेवरेट है बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, और फिर आपको पता है कि वो कितना, मैं ये सोच रही हूँ कहीं नजर तो नहीं लगा देंगे। नहीं, बिल्कुल बाबर आजम और रिजवान पे बहुत डिपेंड करता है, दिल बी अंडर लॉट ऑफ प्रेशर, ये प्रेशर में भी होंगे, लेकिन आपको पता है कि 1.25 अरब की आबादी का मुल्क है भारत, वहां पर मीडिया बड़ा स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली वो कैंपेन तो शुरू कर देते हैं कि किसी तरीके से साइकोलॉजिकली। अब आप देखें सोशल मीडिया पर, इवन मेरे ट्विटर अकाउंट पर जो है भारती लिख रहे हैं कि बस तुम्हारी टीम तो ऐसे ही है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाइप बन रही है। और अभी तो टाकरा शुरू हो जाएंगे, कई चैनल्स पे टाकरे शुरू हो जाएंगे कि यहाँ के एक्सपर्ट यहाँ बैठेंगे, भारत के एक्सपर्ट वहां बैठेंगे, और लोगों के लिए ये कमाई का भी जरिया है। दरअसल इस पे जब भी पाकिस्तान भारत का मैच होता है, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा ये वायबल होता है, बड़े फवायद होते हैं और बहुत सारी चीजें सामने आती है। तो दुआ करें, आपने दुआ मांगी, हाथ जोड़ के सीमल, तो अल्लाह से दुआ करेंगे इस मर्तबा मौका हमारे पास आए। आमीन। मैं तो आयतुल कुर्सियां पढ़ के भी फूंकती हूं तमाम प्लेयर्स। मसला ये ना, दुआ तो सिर्फ सभी कर रहे होते हैं, मसला यहाँ पर ये है कि रिकॉर्ड थोड़ा खराब है, इसलिए थोड़ा इतने ज्यादा भी प्रेशर ना हमारे प्लेयर्स पे कर दें कि वो फिर रिकॉर्ड में आगे एक और एंट्री कर दें। इसके अलावा आपने थोड़ा जिक्र किया इंडिया का, कि इंडिया की टीम, लेकिन इंडिया के अंदर जो आईपीएल अभी टीम प्लेयर्स के आ रहे हैं, आईपीएल में बहुत ज्यादा तगड़ी मेरा ख्याल है ट्रेनिंग हो गई है इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ, तो वो भी बड़ा पंप अप होंगे, इसमें कोई शक नहीं, इंडिया की टीम अच्छी है। बिल्कुल आपने सही कहा। अब इंडिया ने पहले रखे थे 5 स्पिनर्स, अब उन्होंने एक स्पिनर को अक्षर पटेल को बाहर करके उसकी जगह शरदुल ठाकुर जो ऑलराउंडर है, बॉलिंग ऑलराउंडर है, मीडियम पेसर है, उन्होंने उनको रखा है। उनकी टीम में 4 स्पिनर्स हैं, अब वो कितने खिलाते हैं। रविचंद्रन अश्विन को वापस ले आए, रविंद्र जडेजा उनकी टीम में शामिल है, तो और एक चक्रवर्ती है वो भी उनकी टीम में शामिल है, चहर उनकी टीम में शामिल है, तो उनकी टीम अच्छी है, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन उन्हें एडवांटेज भी है कि वो वहाँ यूएई की विकेटों से हम आंग हो रहे हैं आईपीएल खेलकर, और हम लोग डायरेक्ट जाएंगे, हमने 2 प्रैक्टिस मैचेस खेलने और उसके बाद भारत से मैच खेलना। ये नहीं कि हम डायरेक्ट जाकर भारत से खेलेंगे, तो हमें एडवांटेज जो होगा, दुआ करें हम अच्छा परफॉर्म करें। T20 तो 3 घंटे की एक फिल्म होती है जिसमें एंटरटेनमेंट भी होती है, छक्के चौके भी होते हैं, प्रेशर भी होता है, तो देखें पाकिस्तान इस प्रेशर को किस तरह से इंशाल्लाह जी। उम्मीद बहुत अच्छी है और उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, एटलीस्ट हमें अपने प्लेयर्स पे प्रेशर नहीं डालना और हमें उनका साथ देना है, और अगर अच्छा जबरदस्त खेलेंगे तो हम जीतने का फुल पोटेंशियल रखते हैं। बेग साहब बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच मिर्जा इकबाल बेग साहब। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि बाबर आजम रिजवान के ऊपर सिर्फ अगर हम ज़्यादा प्रेशर करेंगे इंटरनेशनल प्रेशर को देखते हुए, तो फिर क्या होता है कि फिर वो प्रेशर की वजह से प्लेयर परफॉर्म नहीं कर पाते। तो ये बहुत ज़रूरी है, अपनी टीम को लेकर चलें। 15 खिलाड़ी हैं, वो इंशाल्लाह सभी अच्छा खेलेंगे। 11 जो फाइनल होंगे वो एक टीम बनकर खेलें, तो मेरा ख्याल है एक और तरीका भी है प्रेशर ना लेने का, इनका सोशल मीडिया और इंटरैक्शन जो है वो सब बंद कर दें, इन्हें पता ही ना हो कि इनके बारे में बात क्या हो रही है, और खुलकर खेलें, दिल लगाकर खेलें। जैसे मैंने कहा, जो इधर उधर दिल लगे हुए हैं वो भी ग्राउंड में लगाएं और खेलें, तो हम जीत सकते हैं। छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन। अक्टूबर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का महीना मनाया जाता है, और अवेयरनेस से मुराद कि जितनी इस चीज़ के बारे में बात हो, जितनी इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हम आवाम तक पहुंचा सकें, उतना ही आसान हो जाएगा इसे जल्दी डायग्नोज करना। और यकीन जानिए कि जल्दी डायग्नोज हो जाए, काबिल इलाज भी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेहतर हो जाती है, और आप अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। तो अवेयरनेस किस तरह से होगी, उसके लिए हमारे पास आज माहिर मौजूद हैं। डॉक्टर रिजवान मसूद शेख साहब ऑन्कोलॉजिस्ट हैं शौकत खानम हॉस्पिटल से, उन्हें हम खुशामदीद कहते हैं, और उनसे हम पूछेंगे कि किस तरह से इस पाकिस्तान में इस हवाले से अवेयरनेस फैलाई जा रही है और क्या अभी मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया, थैंक यू। डॉक्टर साहब, जैसे कि पिंकटूबर मतलब ये पूरा महीना ही ब्रेस्ट कैंसर के अवेयरनेस के हवाले से है। कुछ इश्यूज़ यहाँ पर ये हैं कि अगर आपको किसी और चीज़ का कैंसर है तो वो तो बड़े आराम से डायग्नोज भी, तो लोग भी जा रहे होते हैं, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से काफ़ी इशूज़ हैं। तो आप ज़रा काइंडली ज़रा कैटेगरी बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं अवेयरनेस वाइज और फिर डायग्नोसिस।
जी थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया मुझे। मैं तो बड़ा पैशनेट हूँ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कैंपेन में कंट्रीब्यूट करने का। तो ये महीना ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस है। पाकिस्तान में ऑब्वियसली कल्चर और बड़ी रेजिस्टेंस थी ब्रेस्ट कैंसर की अर्ली डायग्नोसिस में, लेकिन मेरे ख्याल में अब वक्त बदल रहा है। ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की वजह से अब लोगों में ये शऊर आ रहा है कि वो अपने अर्ली डायग्नोसिस कराएं, क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस जो है वो की है क्योर के लिए। तो मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ। दो चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो हर औरत जो कि 20 साल से ज़्यादा है वो अपनी आदत बनाए कि 1 महीने में 5 मिनट के लिए अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करें, जिसे हम ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कहते हैं। और 40 साल से ऊपर औरतों को अपना मेमोग्राम, जो कि एक स्पेशल एक्सरे है जिससे कोई भी छोटा ट्यूमर नज़र आ जाता है, उसके बाद उसके डायग्नोसिस यानी कि बायोप्सीज होती है, और उसके बाद हम अपना एक ट्रीटमेंट प्लान ऑर्गेनाइज करते हैं। तो नो डाउट आपके लैक ऑफ एजुकेशन है। जो गाँव में लोग हैं वो बड़ा रेजिस्ट करते हैं, औरतें जो है वो नहीं बताती, शर्माती हैं, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान में बड़ा लेट कैंसर डायग्नोज हो रहा है। अगर मैं आपको अंदाज़ा बताऊं कि पाकिस्तान में एक साल में 90,000 के करीब ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज होते हैं और 45 से 50,000 डेथ्स होती हैं, जो कि डेथ रेट बहुत ज़्यादा बनता है और उसकी वजह लेट डायग्नोसिस है। तो मैं दोबारा ये एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि अर्ली डायग्नोसिस इज़ अ की टू क्योर ब्रेस्ट कैंसर। ठीक, वेरी ट्रू। और अर्ली डायग्नोसिस तभी पॉसिबल है जब हम इस डिजीज़ को ना सिर्फ समझें बल्कि उन तमाम अर्ली साइन एंड सिम्टम्स को कैच कर सकें। तो डॉक्टर साहब, रिस्क फैक्टर्स तो होते ही हैं, उस पर भी हम आएंगे, लेकिन साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं? आपने कहा कि एवरी मंथ सेल्फ एग्जामिन करना है, तो उस सेल्फ एग्जामिनेशन में देखना क्या है, क्या चीज़ अलार्मिंग है कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए? जी, पहली तो बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि वैसे तो हम चाहते हैं कि सिम्टम्स से भी पहले ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हो, क्योंकि जब सिम्टम्स आते हैं तो थोड़ा एडवांस स्टेज हो जाती है। लेकिन बहरहाल जब आप सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि डिम्पलिंग ऑफ द स्किन, यानी कि अगर धंस जाए अंदर निपल, या कोई उभार हो, या बगल में कोई गिल्टी हो, या कलर चेंज हो रहा हो, या ब्लड डिस्चार्ज हो रहा हो, तो और इन्फ्लेमेशन हो, सुरख हो, बड़ा एंग्री लुकिंग हो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसका मतलब है कि आपको अपने ब्रेस्ट कैंसर सर्जन को से मिलें या ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलें, ताकि वो आपको मज़ीद इन्वेस्टिगेट। और ये जो गिल्टियाँ हैं, जो लम्प्स हैं, क्या ये पेनफुल होते हैं? शुरू में तो पेनलेस होते हैं, लेकिन अगर वो नर्व्स को इन्वॉल्व करें तो वो पेनफुल भी हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्टर साहब, अब चूँकि आपने जिस तरह से बताया, पाकिस्तान में इस वक्त क्या सहूलियात हैं? अगर हम बात करें डायग्नोसिस की, लोगों के लिए आपके जो क्योंकि अवेयरनेस कैंपेन है तो लोगों को लेकर भी आना है ताकि वो डायग्नोसिस करवाएं। फिर ट्रीटमेंट की तो बात की बात है, पहले डायग्नोसिस के मरला ही बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान में, इसलिए अवेयरनेस कैंपेन्स फैलाई जा रही हैं। तो ये बताइएगा इस वक्त पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है अवेयरनेस कैंपेन्स के हवाले से? हाँ, मैं आपको कंपैरिजन बताता हूँ। ऑब्वियसली यूरोप और अमेरिका में पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग होती है, और स्क्रीनिंग होती है मेमोग्राम से, बाज़ औक़ात अल्ट्रासाउंड या MRI ब्रेस्ट किए जाते हैं। पाकिस्तान में ज़ाहिर है कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जैसे कि शौकत खानम हॉस्पिटल है, और भी प्राइवेट जो इदारे हैं, उधर मेमोग्राफिक स्क्रीनिंग है। अभी मैं ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के सिलसिले में इस्लामाबाद भी गया, तो उधर भी जो हॉस्पिटल्स हैं वो भी फ्री मेमोग्राफिक स्क्रीनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन अगर ज़ाहिर है पाकिस्तान में रिसोर्सेज इतने नहीं हैं, लेकिन जो अगर कोई दूर दराज के लोग भी हैं तो वो भी शौकत खानम में या किसी ऐसे इदारे में जाके अपना मेमोग्राम करवा सकते हैं जिधर फ्री है, और ताकि उनका फिर मज़ीद इन्वेस्टिगेशन हो। अगर कोई भी सस्पिशियस उधर कोई एक ट्यूमर नज़र आए तो उसकी बायोप्सी हो सकती है। तो नो डाउट वो इतना ऑर्गेनाइज्ड सर्विसेज तो पाकिस्तान में नहीं है एज़ कम्पेयर टू यूरोप और अमेरिका, लेकिन इंडिविजुअली आप अगर कोई भी जो है वो करवाना चाहे 40 साल के बाद, तो हम रिकमेंड करते हैं पाकिस्तान मेमोग्राफी होनी चाहिए, वो ज़रूर होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की कि ये डायग्नोज तब हो जाना चाहिए जब साइन एंड सिम्टम्स अपीयर ना हो, और दुनिया भर में आपने अमेरिका, UK का जिक्र
कि वहाँ पर अगर जीन्स में कहीं कैंसर मौजूद रहा है, फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली में चल रहा है और ब्रेस्ट कैंसर स्पेसिफिकली, तो आप अपना जीन टेस्ट भी करा सकते हैं कि आप पोटेंशियल हैं टू गेट दिस कैंसर और नॉट। उससे आप अर्ली डायग्नोज भी कर सकते हैं। क्या पाकिस्तान में ऐसी फैसिलिटी मौजूद है कि BRCA1 का आप टेस्ट कर सकें और आपको पता हो कि इन फ्यूचर आप वनरेबल हैं टू गेट दिस कैंसर? हाँ जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। और 10% जो ब्रेस्ट कैंसर है वो इन जीन से रिलेटेड है, और ख़ास तौर पे ये 2 जीन्स जो BRCA1 और BRCA2 जीन्स, और जिसमें फैमिली हिस्ट्री ज़्यादातर होती है कि एक पेशेंट है जिसे ब्रेस्ट कैंसर है, उसकी मदर को हुआ है या उसकी खाला को हुआ है या उसकी बड़ी सिस्टर को हुआ है या उसकी इवन ग्रैंड मदर को हुआ है। तो ये वो हिस्ट्री है। या इवन अगर उनके मर्दों में मतलब प्रोस्टेट कैंसर है, ये भी BRCA एसोसिएटेड कैंसर है। और खवातीन में ओवेरियन या जो आपका यूट्रस है वो कैंसर भी इसी के अंदर आता है। और ये BRCA से और कैंसर्स, जैसे मैंने कहा कि मेल्स में भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, मेल्स में प्रोस्टेट और ओवेरियन कैंसर। तो ये BRCA1 और BRCA2 की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं शौकत हानम हॉस्पिटल में भी, और मेरे हाल में और जगह आगा खान हॉस्पिटल। पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी तो बहुत बेहतर जा रही है। जिस तरह से अब कोलोन कैंसर है या लंग्स कैंसर होते हैं तो लोगों को बचाव का भी हम बताते हैं। क्या इसमें कोई ऐसी बात है कि हम कैसे कहा जाए कि बचा जाए, या फिर ये एक नेचुरल है, होना तो फिर होना है और फिर ट्रीटमेंट की तरफ ही आप जा रहे हैं? नहीं, कुछ फैक्टर्स नो डाउट हैं जो कि अगर जैसे कि मेरे हाल में पाकिस्तान में कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि ओवरवेट होना, बॉडी मास इंडेक्स एवरेज से ज़्यादा होना, ये एक रिस्क फैक्टर है। तो अपनी एक फ़िज़िकल एक्टिविटी, अपनी अच्छी डाइट, एक्सरसाइज के साथ रिस्क कम हो सकता है। एब्सोल्यूट ज़ीरो तो नहीं होता, लेकिन रिस्क कम हो सकता है। और रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे कि स्मोकिंग है, ये अगर स्मोकिंग को अवॉइड करें, ये है रिस्क फैक्टर। इसके अलावा जो है लेट एज प्रेगनेंसीज एक रिस्क फैक्टर है। अगर कोई बंदा मसला मीनोपॉज में अगर ख़वातीन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लें तो उससे रिस्क बढ़ जाता है, तो उसे अवॉइड करें। तो नो डाउट और ये रिस्क फैक्टर्स हैं। ईस्ट्रोजन एक्सपोजर आपका जितना भी ज़्यादा हो, जैसे कि लेट एज प्रेगनेंसी या लेट मीनोपॉज, वो भी एक रिस्क फैक्टर है। तो उसमें ज़रा ज़्यादा विजिलेंट होने की ज़रूरत है। बिल्कुल, उसमें ज़्यादा विजिलेंट होने की ज़रूरत है। अब ट्रीटमेंट ऑप्शंस की तरफ जाएं अगर डॉक्टर साहब, और चूँकि आहिस्ता आहिस्ता ये अवेयरनेस भी आ रही है कि अगर आपके अंदर वो जीन डायग्नोज हो गई है तो भी आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, और खुदा ना खास्ता कैंसर डायग्नोज हो गया तो भी इसका ट्रीटमेंट प्लान क्या है, ये दोनों चीज़ें बताइएगा। जी, जीन अगर मसलन किसी पेशेंट है, उसका हमने टेस्ट कराया, BRCA जीन उसका पॉजिटिव आया है, तो उसकी जो है ना फैमिली काउंसलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसकी बहनों की, उसके अगर बेटियां हैं, बच्चे हैं, उसकी काउंसलिंग। और आपको पता है कि कुछ लोग जिन्हें BRCA हो उनका लाइफ टाइम रिस्क बहुत बढ़ जाता है, ब्रेस्ट कैंसर का भी और ओवेरियन कैंसर का भी। इससे बचा जा सकता है अगर आप वो ये चूज़ करें कि अगर उनके ब्रेस्ट रिमूव कर दिए जाएं और ओवरीज को रिमूव कर प्रिवेंशन आप पहले ही रिमूव कर दें, कि इसे रिमूव कर दिया जाए तो इससे रिस्क कम हो जाता है। और अगर वो नहीं कराना चाहती तो फिर उन्हें बड़ा विजिलेंट होने की ज़रूरत है कि हर साल स्क्रीनिंग करवाएं, ओवेरियन कैंसर की भी, ब्रेस्ट कैंसर की भी। राइट, सही है, ठीक है। डॉक्टर साहब, अब चूँकि अवेयरनेस कैंपेन्स का ये सिलसिला है, अक्टूबर में ही चलता रहेगा, तो क्या आप मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? अगर आप डिटेल में बात करना चाहेंगे, क्या तरीक़ाकार अवेयरनेस के हवाले से कितना ज़रूरी है? टैबूज टर्म्स यूज़ की जाती हैं, अभी कोई मसला नहीं है, लोगों को चाहिए कि वो ट्रीट करें, और अदरवाइज जो ट्रीटमेंट के हवाले से पाकिस्तान में पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? पहला मैसेज तो मेरा फिर दोबारा वही है कि अर्ली डायग्नोसिस जो है वो की है ब्रेस्ट कैंसर को क्योर करने की। तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन और जो कि एट द एज ऑफ 20 स्टार्ट होना चाहिए, मैमोग्राफिक स्क्रीनिंग एट द एज ऑफ 40। कोई भी सस्पिशियस लंप किसी भी एज में हो तो ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाएं और कोई शर्माए ना, क्योंकि जितनी जल्दी डायग्नोज होगा अपने आपके ज़िंदगी जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है वो बच सकती है। और ट्रीटमेंट वाइज जो कुछ मिसकंसेप्शंस हैं कि आपको पता है हम ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट अब ज़्यादातर करते हैं, पहले कीमोथेरेपी देते हैं, ट्यूमर को श्रिंक करते हैं, उसके बाद फिर सर्जरी होती है और फिर रेडियोथेरेपी और बाद में हार्मोनल ट्रीटमेंट या एंटीबॉडी देते हैं। हाँ जी, तो इसमें मिसकंसेप्शन में है कि शायद बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं,
एक ज़माने में होता था जी। कि जैसे कि वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती थी तो लेकिन इस वक्त हमारे पास बड़ी इफेक्टिव एंटी सिकनेस मेडिकेशन है, ज़बरदस्त। तो ये कोई इतना मसला नहीं है। हेयर लॉस भी टेम्परेरी होता है, इन्फेक्शन बड़े कम लोगों को चीज़ें होती है। क्योरेबल है अगर आपके पास हेल्दी लाइफ दोबारा आ जाए, और ये बहुत बड़ी नेमत है। डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कैंसर लाइलाज नहीं है, अब क्योरेबल है, फैसिलिटीज भी हैं, तमाम मेडिकेशन और ट्रीटमेंट और एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। करना सिर्फ आपने ये है कि अपना सेल्फ एग्जामिन करना है ब्रेस्ट कैंसर में, और जनरली भी अपनी पूरी हेल्थ के ऊपर नजर रखनी है। अर्ली डायग्नोसिस जो है वो हमेशा आपको हेल्प करता है पूरे ट्रीटमेंट प्लान में। थैंक यू वेरी मच Thank you so डॉक्टर much, साहब, डॉक्टर आपने हमें वक्त दिया और Thank उम्मीद you. करते हैं लोग इसको फॉलो भी करेंगे और एक हेल्दी लाइफस्टाइल, अच्छी खुराक रखें, एक्सरसाइज करें और अपना ख्याल रखें, तो इंशाल्लाह ऐसी मौजी बीमारियों से आप बच सकते हैं। इसी के साथ इजाजत दीजिएगा, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।